हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एचपी टेट प्रिपरेशन की सीरीज़ में साइकोलॉजी के क्वालिटेटिव अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। Qualitative approach of educational psychology. Qualitative approach aims at gathering in-depth understanding about the human behavior and also to find out the reason which are responsible for such behavior. Qualitative approach का जो मेन एम होता है वो एक तो इन्फॉर्मेशन को डेप्थ में कलेक्ट करना होता है जिससे कि ह्यूमन के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होती है और साथ ही में उन रीज़न्स को फाइंड आउट करना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उन बिहेवियर के लिए जो इंडिविजुअल शो करता है। Observation method. Observation is the oldest and most used method in educational psychology. तो ये क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा गया है कौन सा मेथड सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल by observing the external behavior of a person। तो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में, उसके बाहरी व्यवहार को देख के कि वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू ऑब्जर्वेशन मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड कैन बी स्टडीड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का ये एक मेरिट पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम बच्चे के मीनिंगफुल और जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी रिस्पेक्ट्स। दीज आर, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो डेली के ऑब्जर्वेशन से अलग होता है और किन रिस्पेक्ट्स में अलग होता है, किस वे में अलग होता है, उनको देखते हैं। सिलेक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो साइकोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट कर लेता है जिसको वो एब्जॉर्व करना चाहता है। देन उसके बाद उस बिहेवियर की रिकॉर्डिंग करता है। तो रिकॉर्डिंग वो किस मीडियम से करता है, जैसे वो वीडियो रिकॉर्ड करके कर सकता है। और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो जिस तरह से इनका नाम है तो उस नाम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह का ऑब्जर्वेशन है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है व्हेन ऑब्जर्वेशन आर डन इन अ नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग इट इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो ये नेचुरल सेटिंग में किया जाता है, मतलब कि जो रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन की जाती है उसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर द ऑब्जर्वर मेक्स एफर्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन फॉर मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वर है उसको मेहनत करनी पड़ती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिससे वो किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल आप घर पे देख सकते हो, स्कूल में देख सकते हो। बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए टीचर्स जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मेथड यूज़ करते हैं वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में आ गया। देन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो जैसे नाम से पता चलता है इसमें द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड मे नॉट बी अवेयर दैट ही शी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, द पर्सन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जिस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसके बिहेवियर को दूर से देखकर ऑब्जर्व किया जाता है।
दैन नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो उन लोगों के ग्रुप का पार्ट बनता है जिन लोगों के बारे में वो स्टडी करना चाहता है, यानी कि इसमें ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सेल्फ रिपोर्ट्स, a self reports involve collecting the data directly from the participant by asking them to answer some questions। सेल्फ रिपोर्ट में क्या किया जाता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो वो आंसर देता है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्फ रिपोर्ट की फॉर्म्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन है इंटरव्यू और सेकंड है क्वेश्चनरी। तो इंटरव्यू मेथड में you can pose questions to participant children in either informal or formal settings or records the responses। इंटरव्यू मेथड में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो और वो क्वेश्चन जो है फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल दोनों ही सेटिंग में हो सकते हैं और जो वो आंसर देते हैं क्वेश्चंस का उन रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चनरी में in questionnaire method the participants respond to some structured questions in a written form। जबकि क्वेश्चनरी मेथड में जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और जो वो आंसर देते हैं क्वेश्चनरी मेथड में आंसर को रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। Case study, a case study is an intensive study of a specific individual or specific context which helps in gathering detailed information about इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो केस स्टडी एक डीपली स्टडी होती है स्पेसिफिक इंडिविजुअल की या फिर आप स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट की भी स्टडी कर सकते हो जो कि हेल्प करता है डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ ओनली वन पर्सन टू स्टडी एंड दैट any conclusion that are drawn cannot be easily generalized to other individual। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहली बात इसमें ज़रूरी ये है कि यहाँ पर एक ही पर्सन की स्टडी की जाती है और जो कंक्लूज़न उस पर्सन के लिए निकाला जाता है तो उस कंक्लूज़न को हम किसी और इंडिविजुअल के लिए जनरलाइज्ड नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति भी सेम सिचुएशन में सेम बिहेवियर शो करेगा। There is no single way to conduct a case study. You can use combination of methods. For example, unstructured interviewing, direct observation। तो कोई एक सिंगल तरीका नहीं होता है केस स्टडी मेथड को कंडक्ट करने का। आप केस स्टडी मेथड को कंडक्ट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मेथड का यूज़ कर सकते हो, मतलब आप कॉम्बिनेशन में मेथड का यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे तो केस स्टडी जो है सिंगल मेथड के थ्रू नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। और ये क्वेश्चन एचपीटेट में भी पूछा था कि केस स्टडी जो है कौन से बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। तो प्रॉब्लम चिल्ड्रन को स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड गिव्स अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल and explain various factors, family history, school experience, social economic circumstances which might affect the development of the child। तो इस मेथड में डिटेल पिक्चर आपको मिल जाती है बच्चे के विकास की प्रक्रिया की और साथ में केस स्टडी मेथड जो है उन सभी अलग अलग फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करता है जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री आती है केस स्टडी मेथड को कंडक्ट करने के लिए।
आप उसके फैमिली हिस्ट्री चेकआउट करते हो, फिर उसके स्कूल के एक्सपीरियंस किस तरह के रहे हैं, उसके सोशल और फाइनेंशियल कंडीशंस किस तरह की रही है। तो इन सब चीज़ों से जो है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस का पता चलता है, विकास की प्रक्रिया किस तरह से हुई है उस चीज़ का पता चलता है, और ये सभी फैक्टर्स जो हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इंटरव्यू मेथड: द investigator contacts the child, his, her parents, teachers and other associates who know them fully। तो इंटरव्यू मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो है सबसे पहले तो वो बच्चे के साथ कांटेक्ट करता है, देन उसके माता पिता के साथ करेगा, फिर टीचर्स के साथ करेगा और बाकी के लोगों के साथ करेगा जो बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। बट जो इंटरव्यू मेथड है उसका डीमेरिट ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ टेडियस प्रोसेस भी है, मतलब थकाने वाला प्रोसेस भी होता है, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों के पास जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। तो इंटरव्यू मेथड्स 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप जो है, प्रिपेयर्स एन इंटरव्यू शेड्यूल लिस्टिंग ऑल वाइटल आइटम्स अबाउट विच ही वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले तो इंटरव्यू को शेड्यूल करता है कि उसको कब इंटरव्यू लेना है, और उस शेड्यूल में लिस्ट बनाता है उन सब ज़रूरी चीज़ों की जिस बारे में वो इंफॉर्मेशन चाहता है बच्चे से। देन सेकंड स्टेप में द इन्वेस्टिगेटर गोज ऑन नोटिंग डाउन द रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड फ्रॉम द चाइल्ड। सेकंड स्टेप में जो इन्वेस्टिगेटर है वो बच्चे के रिस्पॉन्सेज को जो उससे क्वेश्चन करके उसको मिलते हैं उन रिस्पॉन्सेज को नोट करते हुए चलता है। Description: It is a chronological record of individual child behavior which is used to provide information about child behavior। तो डायरी डिस्क्रिप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे के बिहेवियर का, जिसको कि यूज़ किया जाता है बच्चे के बिहेवियर से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्रोनोलॉजिकल इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जब वो अर्ली चाइल्डहुड में है तो उसने किस तरह का बिहेवियर शो किया, लेटर चाइल्डहुड में उसका बिहेवियर किस तरह का रहा, उन सब बिहेवियर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल नोटिंग द डिस्क्रिप्शन you can make note of aggressive, disruptive, passive, withdrawn behavior in certain kinds of interpersonal situations, interacting with others in specified learning activities। तो जब आप डिस्क्रिप्शन नोट करते हो बच्चे के बिहेवियर के बारे में तो उसमें आप उसके अग्रेसिव बिहेवियर को नोट कर सकते हो कि उसने किस सिचुएशन में गुस्सा दिखाया, डिस्क्रप्टिव बिहेवियर उसने कौन सी सिचुएशन में किया, डिस्क्रप्टिव मतलब कब उसने किसी और को डराया या धमकाया, उसके बाद कब वो क्लास में एक्टिव नहीं रहा, कब उसने विड्रॉन बिहेवियर शो किया इंटरपर्सनल सिचुएशंस में। विड्रॉन जब वो अकेले रहना शुरू उसने स्टार्ट किया, उसको किसी से भी बात करने का मन नहीं होता है, उस तरह का बिहेवियर उसने कौन से स्टेज में शो किया। देन वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ के दौरान इन सब चीज़ों में वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो उन बिहेवियर को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नोट किया जाता है। जर्नल मेथड में क्या होता है, अ रिकॉर्डिंग ऑफ brief details about each child in the group usually made after the behavior occurs। जर्नल मेथड सबसे पहले तो ग्रुप में अप्लाई किया जाता है और ग्रुप में ये हर एक बच्चे पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि ईच चाइल्ड के बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है। ग्रुप में बिहेवियर शो कर देता है, जब हर बच्चा बिहेवियर शो कर देता है तो तब उसके बिहेवियर की रिकॉर्डिंग की जाती है, और इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड इन द ग्रुप ओवर टाइम। और जो जर्नल मेथड है इसको बच्चे के प्रोग्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को ग्रुप के अंदर
डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है टाइम के साथ। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है अब, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंडिंग देयर इनर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं, जो कि लोगों को खुद को समझने में उनकी मदद करता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ वे टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक तरीका होता है खुद के विचारों और खुद की फीलिंग्स को जानने का। दैन नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम वुंट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया वो थे विलियम वुंट, और ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछा जाता है। दैन नेक्स्ट है, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो किस तरह का मेथड है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि जैसे हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, तो हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस भी दूसरे इंडिविजुअल से अलग होगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस को जो वो एक्सपीरियंस करेगा तो उन एक्सपीरियंस से उसके मन में कुछ ना कुछ थॉट्स क्रिएट होंगे। तो हर पर्सन के थॉट्स अलग होते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव मेथड बोला है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जो एग्जांपल हैं, जैसे मेडिटेशन आ गया। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपके कॉन्शियस माइंड में जो है थॉट्स अलग अलग थॉट्स आते हैं। फिर टॉकिंग टू अ काउंसलर, दैन डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस। जब आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हो तो हर एक पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये सब एग्जांपल जो हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंडोटल रिकॉर्ड। एंडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नरेटिव रिकॉर्ड विच इज़ यूज टू डिटेल स्पेसिफिक बिहेवियर फॉर चाइल्ड। तो एंडोटल रिकॉर्ड में सबसे पहले तो स्पेसिफिक बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस स्पेसिफिक बिहेवियर को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव तरीके से। यानी कि जो टीचर होगा वो बच्चे के पर्टिकुलर बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरी टेलिंग यूज़ करेगा। तो इस तरह से एंडोटल रिकॉर्ड में बच्चे के बिहेवियर को स्पेसिफिक बिहेवियर को डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो होती है, इट इज़ अ लिस्ट ऑन विच द टीचर और पेरेंट और अदर एडल्ट चेक्स द बिहेवियर्स और ट्रेड्स ऑब्जर्व्ड बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द बिहेवियर अकर्स। तो चेकलिस्ट में टीचर जो है वो लिस्ट बनाता है, जिसमें कि टीचर या फिर पेरेंट या फिर कोई बड़ा जो बच्चे से जुड़ा होता है वो लिस्ट बनाता है, जिसमें कि बच्चे के बिहेवियर को चेक करने के लिए उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, और उस बिहेवियर को सिचुएशन हैपन होने से पहले उसने किस तरह का बिहेवियर दिखाया, सिचुएशन के दौरान उसका बिहेवियर किस तरह का रहा, और सिचुएशन कंप्लीट होने के बाद उसका बिहेवियर किस तरह का रहा। इन सब की लिस्ट जो है टीचर बनाता है चेक लिस्ट में। नेक्स्ट मेथड अब हम करेंगे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल मेथड में अ लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स मेड इनटू अ ड्यूरिंग frequency of behavior, level of mastery, etc., which the observer checks before, during और after the behavior। रेटिंग स्केल में बिहेवियर की लिस्ट बनाई जाती है, और जो लिस्ट बनाई जाती है वो स्केल में बनाई जाती है जब बिहेवियर जो है वो सिचुएशन से पहले बच्चा शो करता है, सिचुएशन के दौरान जिस तरह का बिहेवियर शो करता है, और सिचुएशन ख़त्म होने के बाद जिस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए और उस बिहेवियर में कितना उसकी लेवल है, मास्टरी का कितना लेवल है, उसको चेक करने के लिए रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बिहेवियर की लिस्ट जो है स्केल पर मेज़र की जाती है। रेटिंग स्केल 2 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप्स में है।
फर्स्ट है 3 पॉइंट स्केल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चे के सामने, जहाँ से हम बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को स्केल पे मेज़र करते हैं। जैसे एग्जांपल है, डू यू बीट अदर स्टूडेंट, क्या तुमने दूसरे बच्चों को मारा? तो ऑप्शन हो गए नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज। यहाँ में से इन ऑप्शन में से एक चूज करेगा। और जो दूसरा है 5 पॉइंट स्केल, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, डू यू स्टील, तो क्या आपने चोरी की? तो ऑप्शन में नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज। तो रेटिंग स्केल में जो मेन पॉइंट है, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को स्केल में मेजर किया जाता है। रेटिंग स्केल मेथड में a list of behaviors made into a scale during frequency of behavior, level of mastery, etc., which the observer checks before, during और after the behavior। रेटिंग स्केल में बिहेवियर की लिस्ट बनाई जाती है, और जो लिस्ट बनाई जाती है वो स्केल में बनाई जाती है जब बिहेवियर जो है वो सिचुएशन से पहले बच्चा शो करता है, सिचुएशन के दौरान जिस तरह का बिहेवियर शो करता है, और सिचुएशन ख़त्म होने के बाद जिस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए, और उस बिहेवियर में कितना उसकी लेवल है, मास्टरी का कितना लेवल है, उसको चेक करने के लिए रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बिहेवियर की लिस्ट जो है स्केल पर मेज़र की जाती है। रेटिंग स्केल 2 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप्स में है। फर्स्ट है 3 पॉइंट स्केल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चे के सामने, जहाँ से हम बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को स्केल पे मेज़र करते हैं। जैसे एग्जांपल है, डू यू बीट अदर स्टूडेंट, क्या तुमने दूसरे बच्चों को मारा? तो ऑप्शन हो गए नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज। यहाँ में से इन ऑप्शन में से एक चूज करेगा। और जो दूसरा है 5 पॉइंट स्केल, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, डू यू स्टील, तो क्या आपने चोरी की? तो ऑप्शन में नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज। तो रेटिंग स्केल में जो मेन पॉइंट है, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को स्केल में मेज़र किया जाता है। आज के वीडियो में हमने क्वालिटेटिव अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा ये एफ़र्ट भी अच्छा लगे और आपको वीडियो भी पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।